तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टारगेट टेक्निकल एग्जाम। तो हम टारगेट कर रहे हैं किसी टेक्निकल एग्जाम को, चाहे वो आईटीआई का एग्जाम हो, चाहे वो डिप्लोमा बेस्ड एग्जाम हो। तो उसी सीरीज में हमारा ट्रांसफार्मर में लेक्चर नंबर 3 है ना। तो जो हमारा दूसरा लेक्चर था ट्रांसफार्मर का, उसमें हमने पढ़ा था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, टर्न रेशियो। तो हम उसी से आज स्टार्ट करेंगे। मतलब हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये नहीं पढ़ना है, हमें आज उस पर एक क्वेश्चन करना है जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा टर्न रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो एक्चुअल में काम कैसे करता है ना। जैसे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या बताया था भाई मैंने लास्ट टाइम, है ना। क्या बताया था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो वो क्या था, E1/E2। हो गलत हो गया है ना। क्या था, E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर K, है ना। और टर्न रेशियो क्या था, टर्न रेशियो था हमारा E1/E2 बराबर N1/N2 बराबर 1/K। ये था हमारा टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो इसी की सीरीज में हमारा एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि यदि, है ना, मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, अभी बताता हूं आपको। यदि 2310/220 वोल्ट का कोई ट्रांसफॉर्मर है ना, और उसका वोल्टेज प्रति टर्न रेशियो, वोल्टेज वोल्टेज प्रति टर्न रेशियो कितना है, 13 है ना। कितना है भाई, 13 है। तो हमें क्या बताना है कि प्राइमरी तथा सेकेंडरी में कितने टर्न है ना। नंबर ऑफ टर्न निकालने हैं हमें, है ना। 210 वोल्ट और 220 वोल्ट हमारा क्या है, एक ट्रांसफार्मर है, और वोल्टेज प्रति टर्न रेशियो कितना है, 13 है। प्राइमरी तथा सेकेंडरी में कितने टर्न है। तो देखो कैसे निकलेगा, ये इससे निकल जाएगा, टर्न रेशियो से। क्यों, क्योंकि इसने हमें क्या दे रखा है, वोल्टेज टर्न रेशियो दे रखा है। वोल्टेज टर्न रेशियो मतलब, है ना, कि भाई एक टर्न हमारा कितनी वोल्टेज बना रहा है, ठीक है। या फिर एक वोल्टेज बनाने के लिए, 1 वोल्ट की वोल्टेज बनाने के लिए कितने टर्न की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। तो वोल्टेज प्रति टर्न, है ना, कितना है, रेशियो वो 13 है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई इसमें आप देखो, इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, E1 बराबर कितना दे रखा है ये, ठीक है। और E2 बराबर कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट, है ना, दिया हुआ है ना। और वोल्टेज प्रति टर्न रेशियो कितना है भाई, 13 है ना। तो यहां से निकालो जरा, E1/N1 बराबर 13 दिया हुआ है ना, वोल्टेज प्रति टर्न रेशियो। तो E1 की वैल्यू कितनी है, कितनी है भाई, E1 हमारा कितना है, यहां से देख लो। चलो इसे यहां एक कर लेते हैं, E2 कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी पड़ जाएगी, है ना। तो 220/N2 बराबर 13, है ना। और 220/13 बराबर N2। तो कितना आ जाएगा भाई, ये निकालोगे जब हम, है ना, N2 बराबर आ जाएगा 16.9 टर्न, है ना। कितना आ गया भाई, 16.9 टर्न, लगभग, है ना, ये आ गया। तो इसे हम कितना मान लेंगे, 17 ही मान लेंगे, है ना। ये इस तरह के भाई क्वेश्चन आ जाएंगे एक एक नंबर में। मतलब ये तो ये समझ लो कि तुम्हें अभी लग रहा होगा ये ऐसा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन की श्रेणी में ही है ये सारे के सारे जो भी करा रहा हूँ। इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आसान भी है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, जो एकदम जो है फार्मूले पे रख के एकदम आंसर आ जाए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे रख दो इसका वैल्यू, E1/E2 वाले में ना, इसमें ये, है ना, निकालना जरा। E1 की वैल्यू कितनी है, 2 3, ये है भाई E1, है ना। और E2 कितना है, 220 वोल्ट है। N1 कितना है, ये तो हमें निकालना है। और N2 कितना है, ये हमने निकाल ही दिया, है ना। तो यहाँ पे 17 ही रख दो। तो N1 की वैल्यू यहाँ से तुम
200 ये आ गई गुणा 17 आ गया तो 220 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से N1 की वैल्यू मैं बताता हूँ अभी आपको कितनी आई है। N1 की वैल्यू आई है भाई 177.5 टन, है ना। तो ऐसे पता चलता है कि भाई प्राइमरी में कितने टर्न है और सेकेंडरी में कितने टर्न है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, टर्न रेशियो इस तरह से यूज किए जाते हैं। ठीक है भाई, ये आई बात समझ में। चलो अब देखो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, है ना, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, और अब इसके बाद है हमारा एयर कोर ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर? एयर कोर ट्रांसफार्मर। एयर कोर ट्रांसफार्मर क्या होता है भाई, अगर किसी को पता होगा तो बताना जरूर, है ना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर ये होता है, हमें इसके बारे में, एयर कोर ट्रांसफार्मर के बारे में ये पता है ना। तो देखो जरा, एयर कोर ट्रांसफार्मर, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है एयर कोर ट्रांसफार्मर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसकी कोर है वो एयर की बनी हुई होगी, है ना। एयर कोर ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसकी जो कोर है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई हो, है ना। इसकी जो कोर होती है, कोर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई होती है। ठीक है भाई। दूसरा इसका क्या फायदा होता है, इसमें जो कोर लॉसेस होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, बहुत कम, क्योंकि कोर कैसी है, इसकी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है ना। तो लगभग हमारे जो कोर लॉसेस हैं वो कैसे होते हैं, शून्य होते हैं, है ना। कोर लॉसेस बहुत ही क्या होते हैं, नगण्य कह लो, या फिर ये कह लो कि कोर लॉसेस हमारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक, इसका जो यूज है कहाँ होता है भाई, इसका यूज कहाँ होता है, जहां बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन पे इसका हम यूज करते हैं, है ना। जहां पे बहुत ज्यादा मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है ना, तो उस वहां वाली एप्लीकेशन पे उस जगह हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसका? एयर कोर ट्रांसफार्मर का, है ना। तो ये लिख लो, ये हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, है ना, जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी यूज होती है उस जगह हम एयर कोर ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक हमारा आता है भाई आइडल ट्रांसफार्मर। क्या आता है? आइडल ट्रांसफार्मर। अब आइडल का मतलब आपको पता होगा क्या होता है ना, जैसे एक वो आता है इंडियन आइडल। तो इंडियन आइडल का मतलब क्या है कि भाई आइडल मतलब किसी का भी आइडल, आइडल बनना, है ना, जो किसी को बहुत अच्छा मानता हो, है ना, उसके लिए आदर्श हो। ठीक है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर क्या है, अब कोई किसी के लिए आदर्श, कब कोई किसी को आदर्श मानेगा भाई, जब उसके अंदर कोई कमियां नहीं होंगी, है ना। तो इसी तरह आइडल ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर होते हैं जिनकी जो कोर है, सॉरी कोर कह रहा हूं, वाइंडिंग जो है उसमें रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो। रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो। लॉसेस क्या हो उसमें, हमारे जीरो हो। और लीकेज फ्लक्स क्या हो, जीरो हो, है ना। तो रेजिस्टेंस भी उसमें जीरो हो वाइंडिंग का, उसमें लॉसेस भी हमारे जीरो हो, उसमें लीकेज फ्लक्स भी हमारा जीरो हो। बताया था ना आपको लीकेज फ्लक्स क्या होता है, कि देखो एक तो फ्लक्स ये है जो प्राइमरी वाइंडिंग से चल रहा है और इस पाथ के द्वारा सेकेंडरी से कनेक्ट हो रहा है ना। और एक फ्लक्स वो होता है जो प्राइमरी से निकला और प्राइमरी में ही रह जाता है, यानी कि वो सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं पहुंच पाता, है ना। उस फ्लक्स को हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स। क्या कहते हैं भाई, लीकेज फ्लक्स कहते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि भाई आइडल ट्रांसफार्मर ऐसा होना चाहिए जिसमें लीकेज फ्लक्स भी जीरो हो, जिसमें लॉसेस भी जीरो हो, और जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100% हो। एफिशिएंसी क्या हो, 100% है। और आपको पता है कि कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100% हो। ठीक है भाई, तो इसलिए ये तो केवल आइडल जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये केवल लिखने के लिए अच्छा है, बाकी ये होता कहीं नहीं ऐसा, है ना। इसे देख लो एक बार, है ना, फिर आगे चलते हैं क्या है। ठीक है,
थोड़ा सा जुकाम हो गया सर्दी से ना, बारिश हुई एकदम। चलो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें नो लोड ट्रांसफॉर्मर है ना, नो लोड ट्रांसफॉर्मर, ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर। जो हमारा नो लोड ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा, क्या पता चल रहा, नो लोड। जब ट्रांसफार्मर पे कोई लोड न हो, है ना, जब ट्रांसफार्मर पे कोई लोड न हो तो वो क्या कहलाएगा भाई, नो लोड ट्रांसफार्मर कहलाएगा, है ना। तो यहां लिख लो नो लोड ट्रांसफार्मर। इसमें भी कुछ पॉइंट है वो समझेंगे हम। पहले यहां देखो जरा, नो लोड का मतलब क्या है कि देखो जैसे ये ट्रांसफार्मर है ना, ठीक, जब तक हम इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पे कोई लोड कनेक्ट नहीं करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग पे कोई लोड कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक अगर हम इसे कोई सप्लाई दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, हमारा नो लोड ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि हमने कोई लोड इसे नहीं दिया, ये किसी को सप्लाई आगे नहीं दे रहा। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो इसमें नो लोड करंट होती है, नो लोड करंट, ठीक है, वो रेटेड करंट की कितनी होती है, 2 से 5% होती है। कितनी, 2 से 5% होती है, नंबर 1। ठीक है भाई, और इसे क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग करंट भी बोलते हैं, नो लोड करंट भी बोलते हैं, एक्साइटिंग करंट भी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 से 5% क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है भाई, तो ऐसे इसमें 2-3 पॉइंट और हैं, वो भी हम आपको अभी देखेंगे। देखो क्या होती है, दूसरा पॉइंट क्या है, नो लोड की कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में पावर फैक्टर लगभग 0.3 होता है ना, 0.3 होता है। ठीक है, अच्छा, नो लोड पे जो है ना, नो लोड की कंडीशन में नो लोड की कंडीशन पे ही, नो लोड पर इनपुट, नो लोड की कंडीशन पे इनपुट वोल्टेज तथा इनपुट करंट के बीच लगभग 75 डिग्री का एंगल होता है ना। ये भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, ये डायरेक्ट तुम्हें ना एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेगा कि भाई नो लोड की कंडीशन में जो हमारी करंट होती है वो कितने % रहती है रेटेड करंट का, तो 2 से 5% रहती है रेटेड करंट का। ठीक है, दूसरा, नो लोड की कंडीशन में कितना पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी रहती है, 0.3 के लगभग रहती है। ठीक, या फिर ये पूछ लेगा कि नो लोड की कंडीशन में हमारी जो है इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का जो एंगल है वो कितना रहता है, तो आप बताओगे 75 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो इन्हें कहीं नोट करते हुए चलना, ऐसा मत छोड़ना कि भाई अपना जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी इसके इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और आएंगे, अभी बताता हूं। देखो अभी ये तो हमारे हो गया थ्योरेटिकल, अभी इसमें क्या है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप की ओर अगर हम बढ़े ना तो क्या होगा, देखो ये हमारा क्या है, एक हम ग्राफ बनाएंगे, किस किस के बीच बनाएंगे भाई ग्राफ, हम बनाएंगे भाई वोल्टेज और फ्लक्स के बीच, है ना, किस किस के, V1 और फ्लक्स के बीच। ये हमारा क्या है, किस किस का है ये ग्राफ, ये हमारा नो लोड की कंडीशन में ग्राफ है, किसका, ट्रांसफार्मर का। ठीक, अब देखो ये जो हमारा फ्लक्स है, इसे बनाने के लिए करंट की आवश्यकता होती है IM, है ना। इससे पहले एक चीज समझो, क्या,
ये क्या है भाई, ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के कंपोनेंट है ना। ये क्या है, आरसी, यानी कि कोर लॉस के लिए जिम्मेदार है ना। आईसी जो कोर लॉस के लिए जिम्मेदार करंट है। ये है हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट। ये किसके लिए जिम्मेदार है, फ्लक्स के लिए। ठीक, अब फ्लक्स फाई है तो कौन सी करंट प्रवाहित हो रही होगी उसके साथ, आईएम प्रवाहित हो रही होगी। ठीक है, और जो आपको पता है जो हमारे कोर लॉसेस हैं वो कहाँ पे डिपेंड करते हैं, वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। अब उसमें मैं कह रहा हूं कि भाई जो कोर लॉस है ना, ये आरसी और ये आईसी मिलके कोर लॉस कर रहे हैं, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो आईसी कहाँ आएगी हमारी, यहां आएगी ऊपर। ठीक है, अब नो लोड की कंडीशन में आउटपुट तो कुछ नहीं है इसका। ठीक, तो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर कोई 90 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहां आएगा कहीं बीच में 45 डिग्री के एंगल। ठीक है भाई, अब क्या करो, इस आईसी को इधर बढ़ा दो और यहां से एक ग्राफ लंब घेर दो यहां। ये जैसे ही तुम लंब घेरोगे, हमें पता है कि ये टोटल एंगल 90 डिग्री का है, और ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा आ गया, ये नीचे वाला कितने का आ गया एंगल, ही 90 माइनस थीटा का आ गया। ठीक है भाई, आ गया। अब देखो जरा, एक कोण तो हमारा ये बन गया 90 डिग्री यहाँ पे, और एक एंगल हमारा ये बन रहा है 90 डिग्री। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें भी कुछ फैक्ट है इसी ग्राफ में ही, है ना। इस ग्राफ में देखो आपको क्या याद रखना है, आईसी करंट, आईसी करंट क्या कहलाती है हमारी, वाट फुल कंपोनेंट। ठीक है, या फिर ट्रू कंपोनेंट। ठीक है भाई, आई एम क्या कहलाती है, वाट लेस कंपोनेंट, या फिर रिएक्टिव कंपोनेंट। है ना, ये क्या कहलाती है, आईसी वाट फुल कंपोनेंट या फिर ट्रू कंपोनेंट, और ये आई एम कहलाती है हमारी वाट लेस कंपोनेंट या रिएक्टिव कंपोनेंट। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमें निकालना है क्या, नो लोड कंपोनेंट निकालने हैं हमें। नो लोड कंपोनेंट मतलब ये जो निकाल लिया आपने, क्या निकाल दी, ये आई जीरो निकाल दी। क्या है ये, नो लोड करंट। क्या है भाई ये, नो लोड करंट। और ये जो नो लोड करंट होती है, ये होती है आई नोट इज इक्वल टू आई सी का स्क्वायर प्लस आई एम का स्क्वायर। और ये कैसा आया, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है भाई, ये पाइथागोरस प्रमेय से ही आया है ना। ये m है और ये IC है, तो यहाँ भी तो आएगी IC। तो हमने क्या कर दिया, लंब बटे आधार, और कर्ण बराबर लंब बटे, नहीं सॉरी, कर्ण बराबर कह रहा हूँ, लंब बटे आधार कह रहा हूँ यार। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है हमारी क्या, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। ये क्या होती है हमारी, पाइथागोरस प्रमेय होती है। वहीं से ही हमने निकाल दिया, ये निकाल दिया। ठीक है, अब देखो, अब इसमें दो चीज और निकलेंगी। क्या निकलेगी भाई, आईसी तो निकाल दो। आईसी क्या होती है, आईसी कहाँ से फाइंड करोगे, वही कंपोनेंट है हमारे नो लोड कंपोनेंट। ठीक है, देखो जो हमारे कैंडिडेट आईटीआई के हैं वो तो केवल फार्मूले याद रखना भाई इनके, है ना। ये 3 पॉइंट याद रखना और ये फार्मूले याद रखना। ठीक है, ये याद रख लेना कि भाई जो आईसी करंट है वो किसके काम आती है, वो आती है हमारी कोर लॉस जनरेट करने के, है ना। कोर लॉस के लिए जिम्मेदार है आईसी। आईएम किसके लिए जिम्मेदार है, फ्लक्स के लिए जिम्मेदार है। मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स के लिए कौन जिम्मेदार है, आईएम जिम्मेदार है। एक ये याद कर लेना, आई जीरो बराबर ये, और जो दो अभी लिखवाऊंगा वो। और जो हमारे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं भाई, वो ये तो तुम्हें सब याद रखना ही है रखना, साथ ही साथ इन पे तुम्हें न्यूमेरिकल भी लगाने हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो क्या होगा, आईसी बराबर होगी, आईसी
बराबर आई नोट कोस थीटा, ठीक है, और आई एम बराबर होगी आई नोट साइन थीटा। ठीक है भाई, ये तुम्हें याद रखनी है, ठीक, क्योंकि हमें पता है कि जो आधार वाला, अगर मैं ये वाला 90 डिग्री का एंगल मान दूं ना, ये वाला 90 डिग्री, तो इसे ऐसे खड़ा कर दो जरा एक बार एंगल को, ये, और ये है मेरा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो ये है ना, ये आईसी, ये तो आ गई इसके आधार में, यहाँ आईसी, और ये आ गया हमारा लंब आई एम। तो हमें पता है, क्या पता है, कि जो आधार वाला होता है ना हमारा आधार, ये होता है हमारा कोस, और जो लंब होता है ना, ये होता है हमारा साइन, ठीक है। और अगर कोई लंब एंगल है ना हमारा, ये इस तरह का एंगल कोई, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, है ना, तो उसमें हम आईसी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? आईसी। आईसी होती है विकर्ण, ये वाला विकर्ण मान लो, इसे जेड मान लो, है ना, ये वाला विकर्ण और एंगल, तो जेड कोस फाई। फाई हमारे क्या है? ये वाला एंगल, ठीक है, या कोस 90 लिख दो यहाँ ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी एंगल बनेगा वो यहाँ हम लिख देंगे। तो ये एक तरीका होता है इसको, है ना, सोल्व करने का, ठीक है भाई। तो ये यहीं से आए, सोल्व करके हमने यहीं से निकाला इससे, ठीक। तो अब देखो, ये हमारा कंपोनेंट कौन सा है? वो कंपोनेंट है जो किसके लिए जिम्मेदार है? कोर लॉस के लिए जिम्मेदार है ना। तो नो लोड में हम क्या निकालेंगे भाई? कोर लॉस भी निकाल सकते हैं, सॉरी, है ना, और मैग्नेटाइजिंग करंट का वो भी निकाल सकते हैं, और यहां से हम नो लोड करंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे तुम क्वेश्चन भी लगा सकते हो। क्वेश्चन हमें डायरेक्ट तुम एक बार बुक में देखना अपनी, उसमें काफी सारे क्वेश्चन है इन्हीं पे ही, और इन 3 पे ही क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे एज इट इज, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है चलो, ये आ गया भाई, है ना, इसमें इससे अलग कुछ नहीं है और, ठीक है। अब देखो जरा ऑन लोड, ये तो नो लोड ट्रांसफार्मर था। अभी देखो ऑन लोड ट्रांसफार्मर। ऑन लोड में तुम्हें केवल एक चीज याद रखनी है भाई, है ना, एक चीज याद रखनी है, उसमें इस तरह का ग्राफ नहीं बनवाने का, क्योंकि ये है ना जो इंपॉर्टेंट, ये हमारा नो लोड की कंडीशन में ही था इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें केवल लोड की कंडीशन में तुम्हें क्या याद रखना है अभी बताता हूँ। देखो क्या याद रखना है, एक चीज ही याद रखनी है बस, जो पेपर में आ जाती है ना। तो ये तो है हमारी इनपुट, और ऑन लोड मतलब यहां तुमने क्या लगा दिया भाई? लोड लगा दिया, ये लगा दिया हमने लोड, ये लगा दिया लोड आउटपुट पे, यहां पे, है ना, लगा दिया भाई लोड। ऑन लोड कंडीशन, ऑन लोड ट्रांसफार्मर, है ना। अब देखो ऑन लोड ट्रांसफार्मर में केवल तुम्हें एक ही चीज याद रखनी है, और वो क्या है? N1 I1 बराबर N2 I2। ये मतलब कि क्या? दोनों वाइंडिंग का एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ क्या रहता है? इक्वल रहता है, ठीक है। यानी कि करंट और नंबर ऑफ टर्न्स की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों तरफ क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो, अगर मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, क्या बताया था? कि भाई पावर दोनों साइड ट्रांसफार्मर में बराबर रहती है ना, रहती है ना पावर बराबर, जितनी प्राइमरी में रहेगी उतनी ही सेकेंडरी में रहेगी। दूसरा एक बताया था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जितनी एक साइड रहेगी उतनी ही दूसरी तरफ रहेगी। अब एक आ गया एमएमएफ, यानी कि N1 I1 और N2 I2 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका वो भी क्या रहेगा? एक समान रहेगा। जितना N1 I1 यहाँ रहेगा उतना ही N2 I2 वहाँ रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसे तुम ऐसे समझो कि अगर पावर 100 है, प्राइमरी साइड भी और सेकेंडरी साइड भी, ठीक है भाई। अब 100 पावर क्या है? P बराबर क्या होती है भाई? VI। तो यहां भी V और I की गुणा हुई होगी, नहीं हुई होगी? तो अगर 50 गुणा 2 100 हुआ होगा, और इधर मैंने वोल्टेज को घटा दिया होगा, 25 कर दिया होगा,
तो वोल्टेज मुझे कितनी करंट कितनी करनी पड़ेगी शो करने के लिए? भाई आपको सबको पता है कि भाई 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब इधर 100 और इधर 100 होगा, है ना। तो अगर ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो तुम देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने वोल्टेज को आधा कर दिया, करंट ऑटोमेटिक क्या हो गई, डबल हो गई। हो गई नहीं हो गई? इसी तरह ये भी है N1 I1 N2 I2। मतलब क्या, अगर यही ट्रांसफार्मर है हमारा जो मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है ना, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? आपको सबको पता है कि सर ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कैसे पता चला कि भाई हमारे प्राइमरी साइड तो अधिक टर्न हो रहे, सेकेंडरी साइड कम टर्न हो रहे। अब मैंने तुम्हें कल ये बताया था कि भाई इसमें जो लगने वाला कॉपर है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड, उसकी वैल्यू बराबर रहती है ना, उसका द्रव्यमान मास उसका बराबर रहता है। तो अब होगा क्या कि अगर मान लो उतने ही कॉपर में ये अधिक टर्न बनाए तो ये क्या होंगे, ये पतले टर्न होंगे और ज्यादा टर्न होंगे। ठीक, अब अगर टर्न तार हमारा पतला है और ज्यादा लंबा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस उसका कैसा होगा भाई? आपको सबको पता है R बराबर रो L अपॉन A, है ना। जितना लंबा तार उतना रेजिस्टेंस अधिक, और जितना पतला तार उतना फिर रेजिस्टेंस अधिक। यानी कि इस वाली जो प्राइमरी वाली वाइंडिंग है, अब चूंकि इसके टर्न अधिक हैं और पतला तार है इसमें, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। अब रेजिस्टेंस अधिक है तो किसकी वैल्यू घट जाएगी, करंट की वैल्यू घट जाएगी, है ना। किसकी वैल्यू घट जाएगी, करंट की वैल्यू घट जाएगी। प्राइमरी वाइंडिंग में I तो कम रहेगा, क्यों? क्योंकि N क्या है, ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे ज्यादा है, तो करंट क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है। ठीक, अब आओ सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें टर्न हो गए कम। जब टर्न हमारे कम हो गए तो वे कैसे बने होंगे भाई, मोटे तार के बने हुए होंगे और तार भी हमारा छोटा रहा होगा। तो फिर एक बार इस पे आ जाओ, बेसिक पे ही, R बराबर रो L अपॉन A। L मतलब तार हमारा छोटा हो गया, ठीक है भाई, तार जितना छोटा हो गया रेजिस्टेंस उतना कम हो गया। अब वो मोटा भी हो गया, यानी कि उसका क्षेत्रफल अधिक हो गया। तो जब क्षेत्रफल अधिक हो गया रेजिस्टेंस और कम हो गया, और जब रेजिस्टेंस कम हो गया तो कौन बढ़ गई, कौन बढ़ गई भाई, करंट बढ़ गई, है ना। क्यों बढ़ गई करंट, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है ना, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई जब हमारा नो ऑन लोड की कंडीशन में हमारा क्या रहता है, प्राइमरी साइड का MMF बराबर रहता है सेकेंडरी साइड के MMF के, है ना। क्यों? क्योंकि अगर कोई ट्रांसफार्मर करंट को घटा रहा होगा, सॉरी वोल्टेज को घटा रहा होगा, तो वो किसे बढ़ा रहा होगा, करंट को बढ़ा रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं इसी ट्रांसफार्मर को उल्टा कर दूं कि मतलब कि वो वोल्टेज को बढ़ाए, तो वो किसे घटाएगा, करंट को घटाएगा, है ना। दोनों करंट और वोल्टेज आपस में क्या होके चलती है, बैलेंस होके चलती है ना। अगर कोई ट्रांसफार्मर ऐसा है जो वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो वो किसे घटा रहा होगा, वो करंट को घटा रहा होगा। और अगर कोई ट्रांसफार्मर ऐसा है कि भाई वो वोल्टेज को घटा रहा है तो वो किसे बढ़ा रहा होगा, करंट को बढ़ा रहा होगा, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना, और ऑन लोड की कंडीशन में ये भी ध्यान रखना कि भाई N1 I1 बराबर होता है N2 I2 के, मतलब MMF हमारा दोनों वाइंडिंग में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है भाई, क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। चलो देखो भाई नेक्स्ट हमारा क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। उससे पहले एक चीज देखो कि जो हमारा इसमें ऑन लोड ट्रांसफार्मर में एक हेडिंग लिख लो, हेडिंग क्या, एक पॉइंट लिख लो, है ना। वो क्या है कि फ्लक्स जो है, बनने वाला फ्लक्स है ना, लोड के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लोड के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट। यानी कि लोड चेंज होने पे हमारे बनने वाले फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, वो जितना बनता है उतना ही बनता है, ठीक है, अगर हमारा लोड चेंज हो रहा है, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज ये बतानी है कि अगर हमारा जो ये है फ्लक्स लोड के साथ कांस्टेंट रहता है तो फिर फ्लक्स किसके चेंज होने पे चेंज होता है ना। ऐसे ट्रांसफार्मर में दो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनके चेंज होने पे हमारा फ्लक्स जो है चेंज हो जाएगा। ये आपको अगर पता हो तो मुझे
कमेंट करके बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं तो फिर इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है भाई। अब देखो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। अब इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर क्या मतलब है, देखो ये आपको एक ब्लैक वाला जो सर्किट है मैंने बनाया है वो दिखाई दे रहा होगा, वो मैंने बनाया है। ये तो हमारा है एक जिस तरह का आपने सभी सामान्य देखा होगा, है ना। तो इसमें क्या है, वाइंडिंग है, ठीक। अब कुछ रेजिस्टेंस भी है, कुछ इंडक्टेंस भी है। ऐसे ही सेकेंडरी में भी कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ इंडक्टेंस है, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ये हमारे क्या है, देखो यहाँ पे जो अभी मैंने जब आपको नो लोड बताया था तो दो इस तरह का डायग्राम बताया था नहीं, तो आप सोच रहे होंगे कि अरे यार ये पता नहीं क्या बना दिया सर ने, है ना। तो ये थे हमारे पैरेलल कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर, ये पैरेलल कंपोनेंट है ना। तो ये क्यों है ऐसे, क्योंकि ये जो हमारे हैं पैरेलल कंपोनेंट ये लोड करंट पर डिपेंड नहीं करते। ये कहाँ पे डिपेंड करते हैं भाई, ये वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहाँ मेंशन करते हैं, पैरेलल में मेंशन करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, और ये लोड करंट के साथ डिपेंड नहीं करते, किससे करते हैं, ये वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। आई बात समझ में। अब देखो इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है। अब भाई कुछ सामान हमारा इस दो, ये वो है हमारा तराजू है, एक इस पलटे पे कुछ सामान रखा हुआ है, एक इस पलटे पे। अब हमें ठा के इस पलटे पे लाना है, दोनों एक करने हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कुछ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस इधर है सेकेंडरी वाइंडिंग में, और कुछ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हमारा इधर है प्राइमरी वाइंडिंग। तो क्या करो, इससे उठा के रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस प्राइमरी साइड ले आओ, जिससे कि हम इसका टोटल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस निकाल सके कि भाई एक्चुअल में जो है इसका इंडक्टेंस या रेजिस्टेंस इंपीडेंस हमारे ट्रांसफार्मर का कितना है। और ये करने के लिए कि हम जो है इसे दोनों वाइंडिंग को एक वाइंडिंग बनाए, एक साइड ले आए, उसका एक तरीका है। क्या तरीका है कि अगर हम मान लो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को R2 को R1 की साइड लाना है हमें, है ना। किधर लाना है, R2 को किधर लाना है, R1 लाना है। तो उसका तरीका है, क्या है भाई, R बराबर क्या ला रहे हैं भाई, हम R2 ला रहे हैं। तो R2 अब जिधर साइड लेके जा रहे हैं, जिस साइड, किस साइड लेके जा रहे हैं, N1 की साइड, है ना, प्राइमरी वाइंडिंग की साइड लेके जा रहे हैं। तो टर्न कितने हैं, N1, N1 ऊपर रखो, N2 नीचे रखो, और इसका क्या करो, होल स्क्वायर। ये है किसकी वैल्यू, नए R की वैल्यू है ये, है ना। किसकी वैल्यू है भाई, ये नए R की वैल्यू, ठीक है। जिस साइड हम लेके जाएंगे उधर के टर्न हमारे क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो इसे हम R2 डैश कर देते हैं, ये आ गया हमारा। इसी तरह अगर मैं JX2 प्राइमरी साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, JX2 डैश बराबर JX2 N1 बटे N2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें से यही इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसे इधर भी लेके जा सकते हैं, इसे हटा के वाइंडिंग हम क्या कर देंगे, एक कर देंगे इनकी। लेकिन पेपर में ये नहीं आएगा, पेपर में क्या आएगा, ये आएगा कि अगर हम रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड लेके चले जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। अभी देखो आपको एक करके दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि भाई इसकी जो है ना एक्चुअल में ये होता क्या है ना। बस तुम्हें क्या याद रखना है, एक इसमें से ये वाला पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे ये पैरेलल कंपोनेंट होते हैं ये वाले, RC क्या बताया था भाई मैंने आपको, ये क्या पे क्या डिपेंड करता है, इस पे कोर लॉस, क्या IC, ठीक है। IM क्या बनाती है, मैग्नेटाइजिंग करंट है, किसके क्या करती है, ये मैग्नेटाइजिंग, है ना, फ्लक्स जनरेट करने का काम आती है, ठीक है। ये लोड करंट पे डिपेंड नहीं करता, किस पे करता है, ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसे कहाँ लेते हैं, पैरेलल में लेते हैं, ठीक है। अब देखो जरा एक बार एक क्वेश्चन देखो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है भाई। क्योंकि ये थ्योरेटिकल तो वैसा तो नहीं है
है ना, कि हमें हमारा एग्जाम आएगा और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ ट्रांसफार्मर का, पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वहां तो इस पे क्वेश्चन आएगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए इसका। ठीक है भाई, अब देखो इसका क्वेश्चन जरा ये, है ना, ये देखो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और हमें इसे किधर लेके जाना है, प्राइमरी साइड लेके जाना है। ठीक, तो ये बताना है कि भाई इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू इधर कितनी हो जाएगी, है ना। तो आर न्यू बराबर कितना हो, क्या है ये 4 है इसकी वैल्यू, है ना। पहले फार्मूला लिखो सबसे पहले किधर लेके जा रहे हैं हम, ये N1 है और ये है हमारा N2। ठीक है, एक सेकेंड, ये ठीक, तो N1 बटे N2 का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है भाई 4, N1 कितना है भाई 10 और N2 कितना है 2, इसका करो होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4, ये कितना आ गया 100 आ गया 10 का, और ये आ गया 4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 100 आ गया आर न्यू की वैल्यू, है ना। यानी कि अगर हम इस 4 ओम के रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड लेके जाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में 100 ओम हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं यहां से वैल्यू। ठीक है, अगर इसका उल्टा कर देते, देखो एक बार, है ना, उल्टा करके देखो क्या होगा, फार्मूला बता देता हूं तुम्हें कैसे क्या होगा। अगर मैं कहूं कि भाई हमें क्या करना है, अब प्राइमरी से सेकेंडरी में लेके जाना है रेजिस्टेंस, तब क्या होगा, तो तब भी कुछ नहीं होने का, ऐसे होगा R2 डैश बराबर R2, है ना, सॉरी, क्योंकि प्राइमरी से लेके जा रहे हैं तो ये 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, और किधर लेके जा रहे हैं N2 यानी कि सेकेंडरी साइड, और N1 नीचे आ जाएगी और ये आ जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा ये ऐसे फार्मूला, है ना। उस कंडीशन में हमारा फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी साइड लेके जाएंगे। ठीक है भाई, तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक, चलो देखो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब जो हम कल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर के लॉस, है ना, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और कौन सा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, कि भाई इन सर्किट से हम क्या क्या मापते हैं और कैसे मापते हैं, वाट मीटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।